एक अदाकार के तौर पर कैनी मार्टफोर्ड की ख्वाहिश थी कि वो कुछ संजीदा काम करे, कुछ ऐसा जो उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दे। ड्रामा स्कूल से फारिग होने के बाद इसने कुछ अर्सा थिएटर किया, लेकिन ज़्यादातर टेलीविज़न जो इसके लिए इस लिहाज से अच्छा था कि इसमें मुआवजा ठीक ठाक मिलता था। ताहम कुछ अरसे बाद द बिल, हार्टबीट और मिडसमर्स मर्डर में इसका किरदार ख़त्म कर दिया गया। अब 30 का होने को था और शदीद अदम इत्मीनान का शिकार था। बहुत को देखता और महसूस करता कि वो एक मशहूर शख्सियत तो नहीं थी जिसकी तमन्ना इसने हमेशा की थी। वो चाहता था कि जब भी बात इसके पेशे की सच्चाई और काबिलियत पर आए, दूसरे अदाकारों के दरमियान इसका सर ऊंचा हो। वो अब वाकई थिएटर करना चाहता था। थिएटर का काम जितना मुश्किल और पेचीदा होता है, इसके अदाकार इतने ही कामिल और फ़न के आला दर्जे पर फाइज होते हैं। इसका मकसद दर हकीकत रुझान साज डायरेक्टर्स की एक छोटी सी फहरिस्त में किसी एक डायरेक्टर के साथ काम करना था, जिन्होंने अपने काम को काबिल रसाई या महज तफरीही बनाकर आवाम के सामने पेश नहीं किया। चुनांचे कैनी मार्टफोर्ड ने ऐसे डायरेक्टर से मिलने और अपने आप को किसी काबिल साबित करने की मुहिम पर लग गया। वैसे भी एक कामयाब सिटकॉम में यारमैन का किरदार करने से इसकी आमदनी इस हद तक बढ़ गई थी कि इसने अपने घर का कर्ज भी उतार दिया था। इसके अलावा इसकी अदाकारा गर्लफ्रेंड लेस्ली जेन, जो इसके साथ रहती थी, एक तवील अरसा से चलने वाले सोप ऑपरा से एक वैम्प का रोल प्ले कर रही थी। इसलिए इसकी तरफ से भी कैनी मुतमईन था कि कम अज़ कम पैसों के मामले में वो फिल वक्त इसे परेशान नहीं करेगी। लिहाजा कैनी ऐसी पोजीशन में था जहां वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट की खातिर आगे बढ़ने का मुतहम्मिल हो सके। ब्रिटिश थिएटर का सबसे जाना माना डायरेक्टर चार्ली था। दूसरे कामयाब डायरेक्टर्स की तरह वो भी काफ़ी खुद पसंद और संकी था। जिस चीज़ के लिए वो मशहूर था वो था किरदार निगारी के लिए इसका पागलपन की हद तक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र। अगरचे मेथड के बानी ली स्ट्रासबर्ग के न्यूयॉर्क में काम करने को तस्लीम करने के बावजूद चार्ली इसे अपना तरीक़ाकार किरदार देता था। ये अदाकारी का एक अंदाज था जिसका मकसद ज़्यादा सदाकत थी। ली स्ट्रासबर्ग के मेथड को अपनाने वालों की आल पचिनो, मैटेरियल स्ट्रीट, पॉल न्यूमैन, रॉबर्ट डिनेरियो और यहाँ तक कि हैरत अंगेज तौर पर मार्लन मनरो भी शामिल थी। ऊपर से अपना किरदार निभाने के बजाय एक मेथड एक्टर इस शख्स की शनाख्त ओढ़कर अमली तौर पर वही शख्स बन जाता है जिसका किरदार वो अदा कर रहा होता है। तो अगर कोई एक्टर चार्ली फेरिंगटन की प्रोडक्शन में ग्वाले का रोल कर रहा होता तो चार्ली 3 महीनों तक दूध की सप्लाई के काम पर लगा देता। एक तवाइफ का किरदार अदा करने वाली अदाकारा को किंग्स क्रॉस के आसपास की गलियों में 40-40 रातें और करीबन यकीनी तौर पर चार्ली फेरिंगटन की खिदमत भी, ताकि वो चेक कर सके कि वो ठीक कर रही है या नहीं। और एक और गरीब ने तो अपने किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए 3 महीने एक तहखाने में आंखों पर पट्टी बांधे यरगमाली बने हुए गुजारे। हालांकि चार्ली ने 3 हफ्ते बाद ही इसके आइडिया को तर्क कर दिया था, मगर किसी वजह से वो इस एक्टर को मुतलया न कर सका। एक बार जब इसकी कास्ट अपने किरदारों में गर्क हो जाती तो रिहर्सल रूम्स में कई हफ्तों तक इस्लाही अमल शुरू हो जाता। जब तक हदायतकार इसमें तरमीम न करता, प्ले मुकम्मल होने के बाद अदाकारों के खतूत और तासुरात पर मबनी किताबात शाया की जाती, जिसकी रॉयल्टी चार्ली फेरिंगटन की होती। इसके रिहर्सल के तरीकों को मंजर आम पर ना लाने का एहतियात भी चार्ली को मज़ीद पुरअसरार बनाती थी। और बहुत कम लोग जानते थे कि चार्ली के इस तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स का थिएटर के मायार से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बस दीगर डायरेक्टर्स के मुकाबले में खुद को मुमताज़ और मुनफरिद दिखाने का एक तरीका था। डायरेक्टर्स के इसी तरीक़ेकार और इनफरादियत ने थिएटर में इसकी कामयाबी की तलाश में आने वाले हर एक्टर को इसका मोतक़िद बना दिया था। और ऐसा ही कुछ कैनी के साथ भी था। वो पहली बार नेशनल थिएटर किंग लियर में पहली रात मिले थे। ये ड्रामा वाकई कोई सच्ची सा तफरीही ड्रामा नहीं था, लेकिन जेन मायूस थी। ऐसे मौके पर वो हमेशा बिजलियां गिराती, फोटोग्राफर और पापाजारियों के नरगे में रहने की ख्वाहिश करती थी। मगर आज इतना हजूम नहीं था जितना इसने सोचा था। जैसे ही प्ले खत्म हुआ, चार्ली बार में अपने चमचों के दरमियान गिरा हुआ नजर आने लगा। और जाहिर है इनमें से ज़्यादातर वही थे जो चार्ली के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते थे। कैनी और जैन अपने एक अदाकार दोस्त के साथ आए थे जिसने एक बार टमाटर चुनने और पुलिस सीखने में 6 महीने गुजारे थे, ताकि तारकीन वतन कारकुनों के बारे में चार्ली की प्रोडक्शन में हिस्सा ले सके। इसके दोस्त ने चार्ली से तारुफ कराया। चार्ली ने पहली तवज्जो जेन को दी। मैंने तुम्हारा काम देखा है, यकीन नहीं आता कि सोप ऑपरा की गंदगी के दरमियान इतनी खूबसूरत अदाकारा भी मौजूद है। इस पर जेन शर्मा गई। जेन वाल्टन के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो इतनी खूबसूरत और बासलाहियत है कि अपना हर किरदार उम्दगी से निभाती है। कैनी ने भी हौसला अफजाई करना जरूरी समझा। अगर चार्ली ने सोप ऑपरा में इसकी गर्लफ्रेंड के काम और मायार को तस्लीम किया था तो वह सिटकॉम के इस काम को भी इतना ही सराह सकता है, कैनी ने सोचा। लेकिन चार्ली ने इसके वहम को ज़्यादा देर कायम नहीं रहने दिया। वो अपने चश्मे की ओर से इसकी तरफ देख रहा था। ओह हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम भी टेलीविजन पर कोई सिटकॉम करते हो। हाँ, कैनी ने जवाब दिया, लेकिन मैं सिमत बदलने ही वाला हूँ। किस तरफ? कुछ संजीदा, थिएटर की तरफ, इसने बताया। ओह हाँ, डायरेक्टर ने तंज में कहा। सब यही कहते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि
कैनी, मुझे नहीं लगता तुम थिएटर के काम के लिए मौजूद हो। वाज़े तौर पर तुम्हें पैदाइश से अच्छी तनख्वाह वाली इज़्ज़तदार पसंद ज़िंदगी के लिए बनाया गया है। चार्ली का अंदाज कैनी को पसंद नहीं आया। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं यकीनी तौर पर ज़्यादा संजीदा काम करने के लिए पुरज़्ज़म हूँ। वह संजीदगी से बोला। वाकई चार्ली ने इसे किसी हद तक हकारत भरी नज़रों से जांचा। मैं नहीं समझता कि तुम कर पाओगे। आप मुझे आजमा सकते हैं। चार्ली एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर इसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरा तरीकाकार पसंद नहीं आएगा। क्या आप मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश कर रहे हैं? कैनी को जोश हुआ। मैं करता अगर मुझे यकीन होता कि तुम इससे अहल हो। मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे आजमाएं। कैनी का अंदाज उकसाने वाला था। एक बार फिर खामोशी छाई। चंद लम्हों बाद चार्ली ने ऐलान किया, मैं एक नए प्रोजेक्ट में काम शुरू कर रहा हूँ, लंदन में जराइम पेशा ग्रोहों के बारे में। इसमें एक्टर्स के लिए क्या शामिल होगा? गहरा मुशाहिदा, ग्रोहों में दारअंदाजी। चार्ली ने वजाहत की। कैनी जैन के सर के हल्के से इंतबाही इशारे से वाकिफ था, लेकिन इसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ, इसने कहा। मैं तुम्हें मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन करूँगा। क्या मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दूँ? कैनी, इतना पुरजोश पहले कभी नहीं हुआ। लैंडलाइन, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। संकीपन की एक और इलामत। इसने लेज़ली जैन की तरफ एक फिदायाना मुस्कुराहट दी। फिर कैनी की जानिब मुतवज्जह हुआ। अगर तुम 3 माह बाद मेरे पास लंदन गैंग के एक रुकन के तौर पर आए तो मैं तुम्हें अपने नए शो में कास्ट कर दूंगा। कैनी माउंट फोर्ड मुस्कुराया। आप ज़रूर करें। जैन इस आइडिया से ज़्यादा खुश नहीं थी। अगर कैनी अंडरग्राउंड जा रहा था तो जाहिर सी बात थी इसे प्रीमियर में नहीं ले जा सकेगा। इसके अपने काम की सूरत हाल भी नाजुक थी। सोप ओपरा में नौजवान खवातीन के किरदारों की ज़िंदगी मुख्तसर थी। स्क्रिप्ट राइटर में से एक ने पहले ही इशारा किया था कि इसके किरदार को एक मौलिक कार हादसा पेश आ सकता है। ये ऐलान करने से पहले और फैंस को यह खबर सुनाने से पहले कि वो शो छोड़कर जा रही है या इसका किरदार ख़त्म हो रहा है, इसे आगे बढ़ने के लिए एक और सीरीज़ की ज़रूरत होगी, जबकि फ़िलहाल ऐसे किसी पेशकश के असरात नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे वक्त में वो लामहला कैनी की शोहरत पर इन्हिसार करती। इसने हमेशा शोबिज़ के इस मौक़िले पर अमल किया था कि अगर आप खुद मशहूर नहीं हो सकते तो किसी ऐसे शख्स के साथ बिस्तर पर जाए जो मशहूर हो। मगर यहाँ कैनी खुद को गैंग लीडर कल्चर में गर्क कर रहा था। इसने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था कि जैन इससे क्या चाहती है। कैनी का जहन अब सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज था और वह था चार्ली को बतौर अदाकार अपनी संजीदगी साबित करना। और ऐसा करने के लिए इसे लंदन के एक गैंग में घुसना पड़ा जो हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी उम्मीद से ज़्यादा आसान निकला। इसे ज़्यादा देर तक शेफर्ड्स बुश ग्रीन में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले कि वो बाहरी रूस लहजे के साथ किसी से रब्ता करता और पूछता क्या वो मंशियात खरीदना चाहता है, हीरोइन की बाकायदगी से खरीदारी करने के चंद हफ्तों के बाद, जिसे इसने इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि अपने बाथरूम के कैबिनेट में ज़हीरा कर लिया था, इसे सिर्फ 2 बार अदायगी में आना काटनी करनी पड़ी और तंजीम के लोग इसे बंद खिड़कियों वाली कार में आंखों पर पट्टी बांध के ले गए। इन्हें अपने पैसे हासिल करने के लिए इसे तकलीफ नहीं पहुंचानी पड़ी। कैनी ने फौरन नकद रकम अपने पास पहले ही तैयार कर रखी थी और जैसे ही इसकी आंखों से पट्टी हटाएगी इसने इनके हवाले कर दिया। ये तय खाने जैसा कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। कुर्सी पर हाथ पीछे बांध कर बिठा दिया गया। इसके सर पर 2 बॉडी बिल्डर टाइप रशियन खड़े थे और एक महंगे सूट में एक पतले चेहरे वाला आदमी इसके सामने खड़ा था। कार में इनकी गुफ्तगू से इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसके अगवाकारों को वासिली और व्लादिमीर कहा जाता था। उन्होंने पतले चेहरे वाले आदमी को फ्रेवर्ड कहकर मुखातिब किया था। तीनों बारी लहजे के साथ अंग्रेजी बोलते थे। तो अगर तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने वक्त पर अदायगी क्यों नहीं की? सूट में मलबूस शख्स ने इसे पूछा, जिसका हाकिमाना तर्ज अमल इसे गैंग का सरगुना बता रहा था। शायद इसे मार खाने में मजा आता है, इस बारी वजूद वाले शख्स ने इसे घूरते हुए कहा, जिसके बारे में कैनी को यकीन था कि इसे वासली कहा जाता है। हो सकता है। कैनी ने खुद को ठंडा रखा। आखिरकार इसने ड्रामा स्कूल में 3 साल गुजारे थे, लेकिन हकीकत में ये वजह नहीं थी। मैंने सोचा है कि ये तुमसे मिलने का एक अच्छा तरीका है। फिवडोर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पतले चेहरे वाला आदमी एकदम चौंक गया। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, लेकिन ये अंदाज़ा लगाने के लिए ज़्यादा जहानत की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा रैंक इस तंजीम में इन 2 गुंडों से ज़्यादा है जो मुझे यहाँ लाए हैं। कैनी ने महसूस किया कि इसके दोनों तरफ में खड़े देवों को इसकी बात बुरी लगी थी। वो इसकी तरफ बढ़े मगर फिवडोर के हाथ के इशारे से इन्हें पुरसुकून रहने को कहा। ये सच है, मैं तंजीम को कंट्रोल करता हूँ। और क्या मुझे ये जानने की इजाज़त है कि इस तंजीम का नाम क्या है? इसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। समफरपूल बॉयज़, जहाँ से हमने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। तुम जानते हो समफरपूल कहाँ है? फिवडोर पूछ रहा था। कैनी ने सर हिलाया। ये क्रीमिया में है, जनूबी यूक्रेन, याल्टा के करीब। तुम वहाँ काम नहीं करते? हम वहाँ जो कुछ कर सकते थे वहाँ हमने किया, लेकिन वहाँ माहौल साजगार नहीं था। लंदन में हमारी ज़िंदगी आसान है, इसने गंदे चुकाए। और समफरपूल बॉयज़ में बॉयज़ कितने हैं? 20 शायद 30। ये मुख्तसर है। बाज़ औक़ात लोग नाकाबिले एतमाद हो जाते हैं और इन्हें ख़त्म करना पड़ता है। कैनी की इस बात पर वासली और व्लादिमीर के चेहरों पर पुरलुत्फ मुस्कुराहट बिखर गई। वाज़ेह तौर पर यह हातमा इनके काम का हिस्सा था जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और क्या तुम सिर्फ मंशियात का कारोबार करते हो? फिवडोर ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। मंशियात, जिस्म फरोशी, कर्जों की वसूली। समफरपूल बॉयज़ मल्टी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इस तरफ से सवाल आया और कैनी को मालूम था कि जल्दी या बदेर वो ये सवाल पूछेगा। मगर ये तुम क्यों जानना चाहते हो? तजस्सुस।
नहीं, तजस्सुस से कुछ ज़्यादा, इसने जवाब दिया। अगर ये महज तजस्सुस है तो मेरे ख्याल में वासली और व्लादिमीर को फ़ौरन तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। गैंग बॉक्स ने इसको खौफजदा करने वाली मुस्कुराहट बखेर दी। तुम्हारी पूछगिछ की वजह कुछ और भी है। तुम एक पुलिस वाले हो सकते हो, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। कैनी बिल्कुल नहीं घबराया। तुम तब भी यही कहते अगर तुम पुलिस वाले होते, ठीक है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वाकई पुलिस वाला नहीं था। मिस्टर माउंटफोर्ड, मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। मैं एक मसरूफ आदमी हूँ। फेवरडोर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मेरी जल्द ही होम ऑफिस में एक सिविल सर्वेंट से मुलाकात है। वो समफरपूल में मेरे खानदान के अफराद के लिए कुछ वीज़ा और दरखास्तों में मेरी मदद कर रहा है। अब बराए करम, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम यहाँ क्यों हो, या फिर मैं तुम्हें सीधे वासली और व्लादिमीर के हवाले कर दूं? कैनी ने गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि इसने खुद को हकीकी खतरे में डाल दिया था, लेकिन जैसा कि इसके पास ये तसल्लिया में सोच मौजूद थी कि चार्ली इसकी लगन और अपने किरदार से इंसाफ करने के लिए इसकी हकीकी जस्तजू से बहुत मुतासिर होगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। समफरपूल बॉयज़ में? फेवरडोर ने हैरत से पूछा। वासली और व्लादिमीर इस बात पर कहके लगाने लगे। हाँ, वो पुरज़्म लहजे में बोला, लेकिन मैं तुम्हें अपने गैंग में क्यों शामिल करूँ? जैसा कि मैंने कहा है, तुम पुलिस के जासूस भी हो सकते हो, सहाफ़ी हो सकते हो, तुम एडिसा रेडर्स के जासूस भी हो सकते हो। एडिसा रेडर्स शायद उनका हरीफ गैंग था, तो मैं कैसे साबित करूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं? तुम्हारे गैंग में शामिल होने वाले लोगों की ज़्यादातर अहलियत क्या होती है? इनमें से ज़्यादातर के मेरे साथ समफरपूल में खानदानी रवाबित हैं जो कई नस्लों पुराने हैं। इनमें से ज़्यादातर यूक्रेनी हैं। मैं यूक्रेन लहजे में बोल सकता हूँ। कैनी ने इन्हीं के लबो लहजे में बात की थी। इसने ड्रामा स्कूल में लहजों का काफ़ी मुताला किया था, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ लहजों में बात कर सकता था। इसका तासुर वासली और व्लादिमीर पर अच्छा नहीं पड़ा। इन्हें लगा कि वो उनके लहजों का मजाक उड़ा रहा है। इनके हाथ इनके कदमों पर आ टिके, मगर एक बार फिर फेवरडोर के इशारे ने इन्हें दूर हटने पर मजबूर कर दिया। जो भी समफरपूल बॉयज़ में शामिल होना चाहता है, इसे कुछ मराहल से गुजरना पड़ता है, कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। वो इसे जांच रहा था। टेस्ट? कैनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेचैनी पर काबू पाया। गैंग बॉस ने सर हिलाया। बड़ा और फाइनल टेस्ट आखिर में होगा। अभी तुम्हें अपना पहला टेस्ट देना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो, मैं करूँगा। कैनी ने बेताबी से इसकी बात को चुक ली। फेवरडोर आगे झुककर इसे बताने लगा कि इसका पहला टेस्ट क्या होगा। ज़्यादातर अदाकारों की तरह कैनी भी हमेशा नया रोल मिलने पर पुरजोश और हिजान का एक तूफान अपने अंदर महसूस करता था। रोल अगरचे मामूली ही क्यों ना हो, किरदार के लहजे और बॉडी लैंग्वेज के बारे में फैसला करते हुए स्क्रिप्ट को छेड़ने में वो सिर्फ घंटे सर्व करता था। फेवरडोर ने इसे जो रोल दिया था वो बिल्कुल वैसा ही हिजान अंगेज था। हालांकि इस पर काम करने के लिए इसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था। कैनी ने क्रीमिया के इलाके और खासतौर पर समफरपूल के बारे में मालूमात हासिल की। इसने अंग्रेजी बोलने वाले यूक्रेनियों की रिकॉर्डिंग्स का भी पता लगा लिया और इनके लहजे और अंदाज को नकल करने की मशक करता था। इसका कैरियर जो नई करवट ले रहा था, वो जैन में ज़्यादा जोश उभारने में नाकाम रहा। इब्तदाई उम्र से ही ज़िंदगी में जैन का बुनियादी मकसद तवज्जो का मरकज़ बनना था। इसके लिए इसने इस शख्स की तरफ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाने का अच्छा जवाब नहीं दिया जिसके साथ वो रह रही थी। लेकिन कैनी अपने नए किरदार में इतना मशगूल था कि वो उसकी परेशानी को महसूस नहीं कर सका। फेवरडोर ने जो पहला इम्तहान दिया था वो निस्बतन आसान था। इसे सिर्फ शेफर्ड बुश में मंशियात बेचना थी, बिल्कुल इस डीलर की तरह जिसने समफरपूल बॉयज़ से अपने इब्तदाई तारफ़ के तौर पर ही काम किया था। इस मेहनत के अलावा जो अपने लहजे पर कर रहा था, कैनी ने इसके किरदार के कपड़ों की फराहमी में भी काफ़ी वक्त लिया और वो मुतमईन था कि जिस हुडी और जीन्स के साथ इसने ये टेस्ट दिया है वो बिल्कुल मतलूबा हद तक इसकी शबाहत हासिल कर चुका है। ये बात भी इसके लिए काफ़ी राहत का सबब थी कि वो अपने कपड़े खुद मुंतखब कर रहा है, बजाय इसके कि वो टेलीविज़न के किसी डायरेक्टर की ख्वाहिशात की पैरवी करे। हालांकि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। जिस किस्म के रोल के लिए वो सब कुछ कर रहा था, इसमें लक की इतनी अहमियत नहीं थी। बस उसे एक यूक्रेनी गुंडा नजर आना था। मगर कैनी माउंटफोर्ड का ख्याल था कि बतौर फनकार और चार्ली फेनिंगटन की प्रोडक्शन में मुमकिन रोल के लिए ज़रूरी था कि वो छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखता। इस दिन वो अपना पहला कामयाब इम्तहान देकर घर आया तो दिलकश से इवनिंग गाउन में मलबूस जैन इसे देखते ही चीख मारी। कहाँ थे तुम? तुम्हें नहीं पता आधे घंटे से मैं टॉम क्रूज की फिल्म के प्रीमियर के लिए निकलना है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। ठीक है, अब खुदा के लिए कुछ ढंग का लिबास पहनकर अपने हुलिये को दुरुस्त करो, पहले ही देर हो गई। वसत बेजार लग रही थी, मैं चेंज नहीं करूँगा। कैनी ने पहले इस ख्याल को हकीकतन बाज़ाब्ता तौर पर नहीं अपनाया, लेकिन इसे अचानक ही महसूस हुआ कि इसे इस वक्त तक हुलिया नहीं बदलना जब तक कि चार्ली फेनिंगटन इसे अगली प्रोडक्शन में रोल देने पर राजी ना हो जाए। इस शानदार लम्हे तक समफरपूल बॉयज़ के किरदार में खुद को गर्क कर लेने वाला था। इसने अपने बेहतरीन यूक्रेनी लहजे में मजीद कहा, और मेरा ध्यान बदलने की कोशिश न करो। ये तुम किस बेहुदा अंदाज में बात कर रहे हो और इतनी अहमकाना आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? जैन मजीद गज़बनाक हुई। और अगर हम अगले 5 मिनट में ना निकले तो हम मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट मिस कर देंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं टॉम क्रूज के प्रीमियर में ऐसा घटिया हुलिये के मालिक शख्स के साथ नजर आना चाहूँगी? इसका चेहरा गुस्से से इतना बिगड़ गया कि अब वो ज़रा भी खूबसूरत नजर नहीं आ रही थी। सुनो, कैनी ने अपनी पूरी यूक्रेनी आवाज़ में बात जारी रखी, मेरे पास करने के लिए इससे भी ज़्यादा अहम काम है। इस वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी।
जैन ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। कैनी ने रिसीवर उठाया तो दूसरी लाइन की तरफ से खुमार आलूदा हेलो कहा गया। आदमी की आवाज़ मुबहम तौर पर जानी पहचानी थी, लेकिन कैनी फौरी तौर पर इसकी शिनाख्त नहीं कर सका। हेलो, इसने जवाब में कहा, वैसे ही यूक्रेनी लहजे में। आवाज़ का खुमार एक पल में उड़न छू हो गया। अब इसकी जगह शक ने ले ली। कौन बोल रहा है? उधर कैनी उछल पड़ा। चार्ली, इसने पुरजोश होकर आम आवाज़ की तरफ लौटते हुए कहा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। चार्ली फेनिंगटन की गहरी आवाज़ सुनाई दी। ओह, तुम कैनी हो? हाँ, मुझे लगा तुम 3 महीनों तक मुझसे रब्ता नहीं करोगे। चार्ली का अंदाज अब भी मामूल की तरह पुरएतमाद नहीं था। एक पल के लिए वो तो हकला गया। ओह, मैं बस मैं फिर अपना लहजा संभालते हुए बोला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम अपने दरअंदाजी के अमल को कैसे बढ़ा रहे हो। मैंने एक गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है, इसने बताया। ये अच्छा है। चार्ली की आवाज़ हौसला अफजाई से आ रही थी। वो यूक्रेनी है। इसने अपनी बात को वजाहत करने के लिए दोबारा यूक्रेनी लहजे में बोलना शुरू कर दिया। और ये अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल की, क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारे ख्याल में मुझे इस किरदार में कितना गहरा जाना है जो मैं अदा कर रहा हूँ। जितना गहरा मुमकिन है। कैनी, डायरेक्टर का पुराना पुरएतमाद अंदाज लौटा है। मेरे प्रोडक्शन में काम करने वाले एक्टर्स को किरदार की गहराइयों में उतरना पड़ता है। मुझे खुशी है कि तुमने ये कहा। कैनी का दिल भी नहीं उछला, क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या मुझे वाकई अपने घर में रहना चाहिए। मतलब एक यूक्रेनी गैंगस्टर मेरे नोटिंग हिल के घर जैसे घर में बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल, वो यकीनी तौर पर नहीं रहेगा। चार्ली ने पुरजोर अंदाज में तायीद की। तो तुम्हें लगता है कि मुझे अपने घर से निकल जाना चाहिए? इसने यकीन दहानी चाहिए। ये इस किरदार की डिमांड है कैनी, और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, चार्ली ने जवाब दिया।